Hello everyone. Hope you are well, fine, doing well. Okay. And so this is lecture 3 of child development. आज child development लाई हूँ lecture 3. तो without any time waits, let's start. जैसे कि बहुत टाइम से मैं चाइल्ड डेवलपमेंट का लेक्चर्स नहीं ला पाई, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने बेसिक इश्यूज़ के बारे में बात की थी, राइट। बेसिक इश्यूज़ के बारे में बात की थी कि बेसिक इश्यूज़ क्या क्या थे। बहुत सारी थ्योरीज होती है, लेकिन सारी थ्योरीज 3 बेसिक इश्यूज़ में आके रुक जाती थी। कौन सी कि कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ना। वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या सभी बच्चों को कैटेगराइज कर लेता है, या फिर देयर आर मेनी पॉसिबल कोर्स। थर्ड वन इज़ क्या जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, क्या जेनेटिक या इन्वायरमेंटल। तो हमने कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में पढ़ा था कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट में क्या होता है कि ग्रेजुअली हम डेवलप करते हैं। बच्चा जो है ग्रेजुअली डेवलपमेंट उसके अंदर होती रहती है, हर महीने वो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज होता है, लाइक हर साल उसके एक बच्चे का इंच बाय इंच से हाइट बढ़ रहा है, या कोई बच्चा पहले क्रॉल करना सीख रहा है, देन वो खड़ा होना सीख रहा है, देन वो वॉक करना सीख रहा है। तो यहाँ पे वो ग्रेजुअली वॉक करना सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अचानक से सडन चेंजेस आते हैं, वो यूनिक स्टेजेस पे उनका डेवलपमेंट होता है, स्पेसिफिक टाइम और एज में ऐसा डेवलपमेंट ऑकर होता है। इसको हम डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। सडन चेंजेस जो है वो थोड़े सडन होते हैं, लाइक कोई बच्चा जल्दी चल लेता है, चलना सीख जाता है, लाइक प्रोसेस के थ्रू पहले वो क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, कभी कभी फिर वो वॉक करना सीखता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल के बाद बच्चा वो चलना सीखता है डायरेक्ट। सो ऐसा होता है। तो ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया वन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। या फिर कुछ मतलब थ्योरिस्ट ऐसा रिज्यूम करते थे ना कि सभी बच्चे जो है वो सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, मतलब सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट से बच्चे ग्रो करते हैं, ठीक है। बट कुछ ने कहा, कुछ का कहना है, बिलीव है कि नहीं, हर बच्चा जो है डिस्टिंक्ट कंटेक्स्ट से ग्रो अप होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस के से ग्रो करता है, उसके बेसिस पे ग्रो करता है। तो उन हर बच्चे का डिफरेंट पाथ ऑफ चेंज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया था एक शाय के एक बच्चा सोशल इनकाउंटर से बहुत डरता है, मतलब वो सोशल इंट्रैक्शन मतलब बहुत शाय बच्चा होता है कि वो सबसे बात नहीं कर पाता। वही एक दूसरे उसका दोस्त है जो कि आसानी से अनजान बच्चों लोगों से भी बात कर लेता है। तो ये क्या यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल और जेनेटिक का ही असर है, जिसकी वजह से सबका अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब, राइट। थर्ड जो वन ऑफ द डिबेटिक टॉपिक इश्यू था वो है कि रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर या नर्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेचर मतलब कि वो बाय जेनेटिक है और नर्चर मतलब कि बाय इन्वायरमेंटल है। कईयों का मानना है कि बच्चों का जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है वो नेचर के बेसिस पे होता है, मतलब जेनेटिकली ज़्यादा वो डेवलप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। कईयों का मानना है कि नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करता है उनके डेवलपमेंट को, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, और अगर आपने नहीं देखा तो ये देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 2 और 1 दोनों का ही है, सो आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमें करना था, हम अब कुछ फिलॉसफीज़ के बारे में बात करेंगे, राइट। हम कुछ फिलॉसफीज़ के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग फिलॉसफर्स ने एक अपना व्यू बताया है चाइल्ड को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉन लूक से। जॉन लूक के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो एक तबूला रासा की तरह होता है। तबूला रासा एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैंक स्टेट। मतलब उनका मानना है ना कि बच्चे खाली दिमाग के होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, और वो कहते हैं कि मतलब उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका दिमाग खाली होता है। और हम मतलब हम बड़े, हम एडल्ट्स, पेरेंट्स जो है उनको अपने हिसाब से शेप दे सकती है उनके कैरेक्टर को, क्योंकि उनको अभी कुछ नहीं पता होता, तो हम उनको अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं उनकी डेवलपमेंट को, है ना। उनको एक अपने हिसाब से उनको कैरेक्टर दे सकते हैं। तो according to this idea, children are to begin with nothing at all, and all kinds of experiences can shape their characters, है ना। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस उनके कैरेक्टर को शेप कर देगा। He described parents as rational tutors, कि उनका मानना है कि जो पेरेंट्स है वो एक ट्यूटर्स की तरह है, कि वो अपने बच्चे को जैसा चाहे, जिस भी तरह चाहे, वो बच्चे को तैयार कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, बिकॉज चिल्ड्रंस आर ब्लैंक स्टेट, है ना। केयरफुल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, इफेक्टिव एग्जाम्पल्स और रिवार्ड्स के थ्रू हम उनका गुड बिहेवियर बना सकते हैं। मतलब हम ही हैं बच्चों को जो शेप देते हैं, हम इन द सेंस पेरेंट्स, टीचर्स। हाँ,
और जबकि है ना, तो हम उनको अगर इफेक्टिव एग्जांपल्स दे, सही केयरफुल इंस्ट्रक्शंस दे, तो इस तरह से हम उनको एक अच्छा गुड बिहेवियर, उनके गुड बिहेवियर के लिए रिवार्ड करें कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, ये लो मेरी तरफ से टॉफ़ी, जस्ट लाइक इस तरह से चीज़ें करें, तो वो बच्चा अच्छा बनेगा, उसका कैरेक्टर पॉजिटिव रहेगा। वही अगर वो एक बच्चे को स्कूल में हर बात पे पीटा जा रहा है, होमवर्क ना करने पे डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। हम बच्चे को उसी वे में शेप दे रहे हैं, वो बच्चा निगेटिव वे में बनेगा, उसका कैरेक्टर बनेगा, है ना। फिर वो निडर बनने लगेगा, गुस्सा उसके अंदर भरने लगेगा। तो जॉन लूक के अकॉर्डिंग कि हम ही होते हैं एडल्ट्स एंड पेरेंट्स जो कि बच्चे को उनके कैरेक्टर्स शेप कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से, इनकी फिलॉसफी की वजह से जब इनका आया था, उसकी वजह से उस टाइम पे स्कूल्स में हार्शनेस जो बच्चों को लेकर हार्शनेस थी, वो काइंडनेस और कंपैशन में बदल गई थी, उनके फिलॉसफी जब ये उन्होंने दिया था। ओके, सेकंड फिलॉसफर जीन जैक्यूज रोसियो जो भी है, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है जॉन लूक के बिल्कुल इनकी जो थ्योरी नहीं, जो भी इनकी जो फिलॉसफी है वो जॉन लूक के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट थी, ठीक है। रोसियो के द्वारा जो चिल्ड्रन है, उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, या फिर एम्प्टी कंटेनर्स नहीं होते हैं, कि वो खाली डब्बे की तरह नहीं है कि हम उन्हें अडल्ट के इंस्ट्रक्शन से, उन खाली डब्बों में अडल्ट के इंस्ट्रक्शन से भर दे, नहीं, बच्चे ब्लैंक स्लेट के नहीं होते हैं। इंस्टेड वो नॉबल सैवेजेस हैं, नेचुरली वो बने हुए हैं कि उन्हें पता है, नेचुरली वो जस्ट डेवलप हुए हैं। बल्कि अडल्ट लोग जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो वो आर्टिफिशियली तैयार होते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर रहता है, और बोलते हैं, सब कुछ अकॉर्डिंगली बनावटी रहता है। बट दे बिलीव कि बच्चे जो है वो नेचुरली इंडोर्ड होते हैं, उनके पास विद अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अगर हम उन्हें एक इनिटेट प्लान, मतलब एंड विद एन इनेट प्लान फॉर ऑर्डरली हेल्दी ग्रोथ, राइट। रोसियो's philosophy include टू इन्फ्लुएंशियल कंसेप्ट, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो है कंसेप्ट ऑफ स्टेज, ओके, और जो सेकेंड स्टेज है वो है कंसेप्ट ऑफ मैचुरेशन, राइट, विच रेफर्स टू अ जेनेटिकली डिटरमाइंड नेचुरली अनफोल्डिंग कोर्स ऑफ ग्रोथ को वो करता है। ओके, नाउ तो अब हम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव के अंदर कौन कौन से फिलोसोफर्स थे, जो कि उनकी क्या थिंकिंग थी, वो क्या सोचते थे, क्या मानते थे बच्चों को लेकर। तो पहले साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, ये साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है, लेट्स सी। कि चिल्ड्रन जो है वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस के थ्रू ही मूव करते हैं, इन विच दे कन्फ्रंट बिटवीन बायोलॉजिकल राइट्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। द वे दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड डिटरमाइंस द पर्सन्स एबिलिटी टू लर्न, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स एंड टू कॉप अप विद एंजाइटी। तो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस के थ्रू मूव करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि हम स्कूल्स में एक एक लेवल करके पढ़ते हैं, अप होते हैं, लेवल अप होता है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो वैसे बच्चे भी सीरीज ऑफ, एक पर्टिकुलर सीरीज होता है उनके सीरीज ऑफ स्टेजेस होता है, उनके थ्रू ही मूव करते हैं, जिसमें वो बायोलॉजिकल और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच में कॉन्फ्रंट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, और उसी में वो पर्सन्स की एबिलिटी होती है, एबिलिटी डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो कैसे सीखना है। उसी सीरीज ऑफ स्टेजेस में वो लर्न करते हुए जाते हैं दूसरों के साथ, और एंजाइटी के साथ कॉप अप करते हैं, ऑल दीज थिंग। अब एनालिटिक पर्सपेक्टिव के अंदर फ्रेड्स थ्योरी आता है, फ्रेड्स थ्योरी कुछ भी कहो, ओके। सो फ्रेड कंस्ट्रक्टेड अ साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो फ्रेड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी कंस्ट्रक्ट किया। साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या होता है कि हाउ पेरेंट्स अपने बच्चे के सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स को मैनेज करते हैं इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, और जो क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो जिस तरह से मैनेज करते हैं वो क्रूशियल होता है उनकी हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो साइकोसेक्सुअल थ्योरी मतलब इट एम्फसाइज्ड दैट हाउ पेरेंट्स मैनेज देयर चाइल्ड सेक्सुअल एंड एग्रेसिव ड्राइव्स इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, and it is crucial for their healthy personality development. फ्रेड्स थ्योरी में
पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स है, जैसे कि बोला ना कि उन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी निकाली थी कि पेरेंट्स उनके बच्चों के अपने बच्चे के सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव को कैसे मैनेज करते हैं। तो उस पर्सनालिटी के और उनके हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो फ्रेड्स थ्योरी में 3 पार्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के, आईडी, एगो और सुपर एगो, राइट। इड बोल सकते हैं, आई थिंक इड बोलेंगे, कुछ भी कहो यार, मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। ऐसा नहीं कि हमने तो यार ये पहली बार सुना है, इसलिए पता होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, सो आईडी, द इड, ये माइंड का लार्जेस्ट पोर्शन होता है और ये सोर्स होता है, मतलब ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है जहाँ पे सारे बायोलॉजिकल नीड्स और डिज़ायर्स पूरे होते हैं। तो ये वो सोर्स होता है, इस सोर्स के थ्रू ही बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स और डिज़ायर्स, ये इसका सोर्स है, मतलब, है ना। यहीं पे हमारा ये स्टोर्ड होता है, हमारे बायोलॉजिकल नीड्स और डिज़ायर्स। सो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द माइंड, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज द एगो। एगो, द कॉन्शियस रेशनल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एगो का नाम तो सुना ही होगा, बहुत एगो है इसमें, राइट, सुना है ना। तो ये कॉन्शियस और रेशनल पार्ट है इस पर्सनालिटी का, जो कि अर्ली इन्फेंसी में ये एमर्ज होता ही है टू रीडायरेक्ट द आईडीज इम्पल्सेस, सो दे आर डिस्चार्ज इन एक्सेप्टेबल वेज। आईडी इम्पल्सेस को रीडायरेक्ट करने के लिए अर्ली इन्फेंसीज में ये जो एगो है वो एमर्ज होता है, होने लगता है, ठीक है, ताकि वो जो भी, हाँ, जो आईडी में उनके इम्पल्स हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्टेबल वेज में डिस्चार्ज कर सके। लाइक देखा होगा बच्चों में थोड़ा एगो होता है, बट हम उसे ऐसा नहीं है जैसे बड़ों में एगो होता है कि उन्हें पता होता है वो बात, फिर भी वो एगो करते हैं, बट बच्चों को नहीं पता होता कि वो ये चीज़ गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अर्ली इन्फेंसी में एगो होता है। देखा होगा कभी कभी, राइट, छोटे बच्चों को देखना जो कि नर्सरी एलकेजी में है, उन्हें बहुत प्यारी सी डॉल मिल जाएगी, बहुत सुंदर सी। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसे बहुत ही सुंदर जापान की एक डॉल मिल जाएगी, जापान से जो डॉल आई हो। ओके, देन वो कहीं ना कहीं बोले कि मेरे पास तो ये है, उसमें एगो आएगा, राइट, कि बाकियों के पास तो नहीं है, मेरे पास तो जापान का डॉल है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कहीं ना कहीं आता है। और एग्जांपल देखें, एक बच्चा है, बेबी, अर्ली इन्फेंसी की बात करें तो एक हंग्री बेबी है, वो एगो है उसके अंदर, मतलब कि एक हंग्री बेबी है फ्यू मंथ्स का ऑफ एज। वो यहाँ पे एगो नॉट ओनली नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। कैसे कि हंग्री बेबी है, वो बहुत टाइम से रो रहा है, लेकिन जैसे ही भूख के मारे, ठीक है, उसे भूख लग रही है तो वो रो रहा है, वो क्या करेगा, रोने लग जाएगा कि भाई मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, कुछ तो पिलाओ मम्मी, मुझे दूध चाहिए। तो जैसे ही वो देखेगा कि मम्मा जो है वो, उनकी मम्मा जो है वो दूध का बॉटल गर्म कर रही है, या ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए अपने क्लोथ्स फास्टन कर रही है, अनफास्टन कर रही है, तो वो देख के कि हाँ मम्मा अभी मुझे दूध पिलाएंगी, तो वो देख के वो रोना बंद कर देता है। होता है ना कभी कभी ऐसा, जबकि वो बेबी है, फ्यू मंथ्स का बेबी। सो दिस शोज दैट द एगो emerges, राइट। सुपर एगो जो है, अब सुपर एगो जो है वो क्या है, सुपर एगो 3 से 6 साल के एज में ऑकर होता है। सुपर एगो डेवलप्स from interaction with parents who insist that children conform to the values of society। तो जो सुपर एगो है वो पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन करने से डेवलप होता है कि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को समझे। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन द एगो इज टेम्प्टेड टू ग्रेटिफाई द आईडी इम्पल्स को ग्रेटिफाई करने के लिए, आईडी इम्पल्स में जो हमारा बायोलॉजिकल नीड है, लाइक इस केस में बायोलॉजिकल नीड था कि बच्चे को खाना चाहिए, भूख लगी है, बायोलॉजिकल नीड था, तो इस केस में एगो इमर्ज हुआ। तो जब जैसे ही एगो टेम्प्टेड हुआ आईडी इम्पल्स को ग्रेटिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बाय हिटिंग अ प्लेमेट टू गेट एन अट्रैक्टिव टॉय। क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल है कि एक दो बच्चे हैं, एक के पास बहुत ही अट्रैक्टिव टॉय है और दूसरे के पास नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, यार मुझे भी चाहिए, तो वो अपने प्लेमेट को, दूसरे बच्चे को मार रहा है, उसने उसे हिट किया कैसे भी, ताकि वो मारे, उसके हाथ से वो अट्रैक्टिव टॉय गिर जाए और मैं वो ले लूँ। ओके, तो उसका जो आईडी इम्पल्स को ग्रेटिफाई करने के लिए उसका ईगो काम किया, एगो काम किया। तो कैसे एगो काम किया, उसने उसे मारा, उसे हिट किया। तो जो सुपर एगो है
वो क्या वॉर्न करेगा उसे, सुपर एगो उसे वॉर्न करेगा नहीं आपका ये बिहेवियर गलत था. So the ego must decide which of the two forces will win, this inner struggle or work out a compromise, such as asking for a turn with toy, right? So जो सुपर एगो है वो ये बताएगा, वो ये फील करवाएगा उसे कि जो उसने एगो की वजह से काम किया है वो सही है या फिर गलत है, राइट? ओके, तो फ्रेड के अकॉर्डिंग जो रिलेशन उन्होंने एगो और सुपर एगो के बीच में इस्टेब्लिश की है, वो भी ड्यूरिंग द प्री स्कूल्स ईयर्स के लिए, वो इंडिविजुअल्स के बेसिक पर्सनालिटी को बताता है, राइट? सो फ्रेड्स थ्योरी क्लियर है, इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी कंस्ट्रक्ट की थी और इसमें उन्होंने पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स बताए थे, इड आईडी कुछ भी बोलो, एगो एंड सुपर एगो, राइट? नाउ अभी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला अभी उन्होंने फ्रेड ने कंस्ट्रक्ट किया था. सो नाउ फ्रेड बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग चाइल्डहुड के दौरान जो सेक्सुअल इम्पल्सेस है शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम द ओरल टू द एनल टू द जेनेटिकल रीजन ऑफ व्हाट, वेट, जो सेक्सुअल इम्पल्सेस है वो उनके फोकस से शिफ्ट होकर फ्रॉम द ओरल टू द एनल टू द जेनिटल रीजन ऑफ द बॉडी. अब ये सब क्या है? ओरल, ये सब मैंने टर्म सारे नहीं लिखे, बट लेट मी एक्सप्लेन यू. ओरल मतलब वो स्टेज है, एक तरह से स्टेज मान लो कि जब बेबी का सकिंग एक्टिविटीज़ होता है ना टुवर्ड्स ब्रेस्ट या बॉटल, तो वो हमारा ओरल है कि वो छोटा बेबी जो है फ्यू मंथ्स का वो सकिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है, लाइक अपने थंब को चूसना, ब्रेस्ट, बॉटल, है ना, तो ये ओरल है. एनल स्टेज, एनल मतलब ऑल यू नो होल्डिंग एंड रिलीजिंग यूरिन एंड फीसेस, टॉयलेट ट्रेनिंग्स हम इसको कह सकते हैं. एनल में क्या होता है, बच्चों को सिखाते हैं, मतलब छोटे में क्या होता है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि कब कैसे टॉयलेट करना है, पॉटी करना है, राइट? एंड वो कभी भी कर देते हैं. बट एक स्टेज आता है जब हमें बच्चे को बताना होता है कि आपको सुसु आएगी तो आपको बताना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, बोलते हैं ना हम, देखा होगा आपने, कहीं भी देखा होगा, है ना? तो ये एनल वो स्टेज है कि हम कैसे यूरिन फेसेस को होल्ड कर या रिलीज़ करना है, कब करना है, कब नहीं मतलब जब भी आएगी ऑफ कोर्स. तो एक तरह से ये स्टेज है जब पेरेंट्स जो है उस टाइम पे टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो वो एनल स्टेज है. जेनिटल हमारा एडोलेसेंस वाला स्टेज हो जाता है, राइट? सो होप नाउ अंडरस्टैंड. तो जो सेक्सुअल इम्पल्स है उनके फोकस से शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम ओरल से, मतलब पहले ओरल पे होता है ना सकिंग एक्टिविटीज़, एनल, फिर जेनिटल रीजन्स ऑफ द बॉडी में शिफ्ट होते जाता है ना. हर स्टेज में ये तीनों स्टेज है, इन ईच स्टेज parents walk a fine line between permitting too much or too little gratifications of their child's basic needs. If parents strike an appropriate balance, एक मिनट, between permitting too much or too little gratification of the child's basic needs, है ना. तो हर स्टेज में पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा परमिटिंग वाले बन जाए, कि ना तो बहुत ही ज़्यादा परमिटिंग कि हर एक बात पे परमिशन लेकर ही, बिना परमिशन के कुछ नहीं, या फिर इतना भी खुला नहीं कि जो बच्चा जो मन चाहे, जो बच्चे के मन में जो है वो कर रहा है बिना किसी परमिशन के. ऐसा भी पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा वो नहीं देना है, फ्रीडम. बहुत ही ज़्यादा परमिटिंग टाइप नहीं करना है कि मेरे से पूछिए एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए इस घर में, इस टाइप से भी नहीं. तो पेरेंट्स को इन दोनों के बीच में चलना होता है, इन दोनों के बीच में मैनेज करना होता है हर स्टेज में. ओके, इफ़ पेरेंट्स स्ट्राइक एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बना के रखेंगे, अगर पेरेंट्स अप्रोप्रिएट बैलेंस बना के रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस भी नहीं, बहुत ज़्यादा करने से बच्चे डील हो जाते हैं समटाइम्स, राइट. सो एक अप्रोप्रिएट अगर बैलेंस बना के रखेंगे पेरेंट्स, तो बच्चे जो है वेल एडजस्टेड अडल्ट में ग्रो होंगे विद द कैपेसिटी फॉर मैच्योर सेक्सुअल बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट इन फैमिली लाइफ एंड ड्यूरिंग ऑफ देयर नेक्स्ट जनरेशन, राइट. सो ये ज़रूरी है. होप यू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, या सो
बट ये तो जो लेकिन जो फ्रेड्स की जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने जो भी ये सारी चीज़ें बोली, तो ये इस पर सवाल उठाए गए, ये ज़्यादा दिन नहीं चला, इवेंचुअली क्रिटिसाइज्ड। वाई? पहले तो इसलिए, इस वजह से, बिकॉज क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी में ज़्यादातर सेक्सुअल फीलिंग्स की ही बात की जा रही थी डेवलपमेंट में। इस वजह से मतलब थ्योरी में, मतलब ये कह लो कि इस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था, ज़्यादा फोकस सेक्सुअल फीलिंग्स में थी, तो इस वजह से। दूसरा कि क्योंकि ये ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रेस्ड पे बेस्ड थी जो प्रॉब्लम्स है, इस वजह से ये उन कल्चर्स में अप्लाई नहीं होता जो कि 19th सेंचुरी के से डिफ़र करती है, जो कि 19th सेंचुरी से अलग है, तो उसमें अप्लाई नहीं हुआ। दैट्स इट, यहीं पे ख़त्म हो गई बात। ओके, नाउ अब हमारे पास आता है इरिक्सन्स थ्योरी। उनके अभी हम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन्हें उनके साइकोलॉजिकल थ्योरी में इरिक्सन ने एम्फसाइज किया था कि जो एगो है डज नॉट जस्ट मेडिटेट बिटवीन आईडी इम्पल्सेस एंड सुपर एगो डिमांड्स। उनके अकॉर्डिंग, इरिक्सन के अकॉर्डिंग, कि उन्होंने कहा कि जो एगो है वो सिर्फ इड और सुपर एगो डिमांड्स के बीच में मेडिटेट नहीं करती है, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फोर्स इन डेवलपमेंट। जैसा बोला था ना कि एगो जो है नॉट ओनली नेगेटिव है, बट ये एक पॉजिटिव फोर्स भी डेवलपमेंट में है। एट ईच स्टेज द एगो एक्वायर्स एटीट्यूड्स। हर स्टेज में वेट अ सेकेंड। तो इरिक्सन्स थ्योरी में हमने ये देखा, इरिक्सन्स थ्योरी में क्या, ये भी साइको एनालिटिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव के अंदर ही हम भी चल रहा है। तो उनके साइकोलॉजिकल थ्योरी में इरिक्सन ने कहा कि जो एगो है, एम्फसाइज किया कि एगो है नॉट जस्ट कि वो आईडी इम्पल्स और सुपर एगो डिमांड्स के बीच में मेडिएट कर रहा है, नो, बट अकॉर्डिंग टू हिम, इरिक्सन के अकॉर्डिंग, ये एक पॉजिटिव फोर्स है डेवलपमेंट का। एंड हर स्टेज पे एगो जो है वो एटीट्यूड और स्किल्स एक्वायर करता है, जो कि एक इंडिविजुअल को एक्टिव बनाता है और सोसाइटी का कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनाता है। तो जैसे कि मतलब कि एगो जस्ट ये नहीं है कि आईडी में एक डिज़ायर आया, उसको पूरा करने के लिए एगो ने रिस्पॉन्स किया एंड फिर सुपर एगो डिमांड उसे बता रहा है कि ये आपने सही किया है, गलत किया है। नो, बट इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फोर्स इन द डेवलपमेंट, राइट। अनलाइक फ्रेड, एरिक्सन ने पॉइंट आउट किया कि नॉर्मल डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं किस तरह से, इन रिलेशन टू ईच कल्चर्स लाइफ सिचुएशन को अगर हम समझें, अगर हम एक हर कल्चर के लाइफ की सिचुएशन को समझे, रिलेट करें, तो भी हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है, सुधार आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी बन सकती है। नॉट ओनली कि हम अगर पेरेंट्स फर्स्ट न्यू ईयर्स में, मतलब इनिशियल ईयर्स में अगर चाइल्ड के जो हमने पढ़ा था ना कि चाइल्ड के सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स को फर्स्ट फ्यू ईयर्स में मैनेज करता है, तो उसकी वजह से तो वो हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सही रहता है। बट नॉट ओनली दिस, बट अगर हम ईच कल्चर्स लाइफ सिचुएशन को रिलेट करें, उसको समझें, स्टडी करें, किसी भी थ्रू बताए उन्हें, तो भी ये चीज़ हो सकती है। तो अभी हमने ना तो अभी हमने साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव हम कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, फ्रेड्स थ्योरी और इरिक्सन्स थ्योरी, ये इसी के अंदर थी। तो बेसिकली इरिक्सन्स थ्योरी का क्लियर है। इरिक्सन्स थ्योरी में इरिक्सन्स भाई ने ये बताया कि एगो को हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव फोर्स इन डेवलपमेंट। मोर ओवर दिस लास्ट लाइन है ना, नॉर्मल डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू ईच कल्चर्स लाइफ सिचुएशन। तो ये इरिक्सन ने बताया। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इनका, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। स्पेशल स्ट्रेंथ ये है कि इट एम्फसाइजेज ऑन द इंडिविजुअल्स यूनिक लाइफ हिस्ट्री पे एम्फसाइज करता है, काम कर रहा था इन्होंने। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव जो है वो हर एक इंडिविजुअल्स के यूनिक लाइफ हिस्ट्री पे वर्क हो रहा था एज वर्दी ऑफ स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मोर ओवर साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट ने क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड, ये जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये बेसिकली समझ लो रिसर्च मेथड्स होते हैं, तो इस चीज़ों को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इन थ्योरिस्ट ने साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट ने क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड्स को एक्सेप्ट किया था, जो कि वैरायटी ऑफ सोर्सेस के जो बहुत सारे सोर्सेस के जो इंफॉर्मेशन है उसको एक डिटेल्ड पिक्चर, एक सिंगल चाइल्ड के पर्सनालिटी को
एक उसका पिक्चर क्रिएट किया कि अगर कि हम एक बच्चे की पर्सनालिटी का एक पिक्चर इमेज क्रिएट करता है क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। हम स्टडी कर सकते हैं, मतलब हमें पता चलता है उनके एक सिंगल चाइल्ड का कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका एक डिटेल पिक्चर क्रिएट हो जाता है इसके थ्रू, बजाय वैरायटी ऑफ सोर्सेज के थ्रू, है ना। एंड दिस थ्योरी हैज आल्सो इंस्पायर्ड अ वेल्थ ऑफ रिसर्च ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। लिमिटेशन की बात करें तो अब ये जो साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है ये चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च का मेन स्ट्रीम नहीं रहा, एंड इट मे हैव बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फील्ड। वाई, क्यों आइसोलेट हो गया? बिकॉज दे आर स्ट्रांगली committed to in-depth study of each child that they fail to consider other methods। क्योंकि ये जो मेथड था, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव था, वो हर एक बच्चे का इन डेप्थ स्टडी करता था, और अगर हर एक बच्चे का हम इन डेप्थ स्टडी करने लगे तो हम अदर मेथड्स पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, सो अदर मेथड्स में वो फेल हो जाते थे, इसलिए ये आइसोलेट हो गया ये मेथड। ऑल्सो मैनी साइको एनालिटिक आइडियाज लाइक जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, एगो फंक्शनिंग थे, ये बहुत ही वैग्यू थे, दैट दे आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू टेस्ट एम्पिरिकली, है ना। तो इस वजह से भी ये इसके लिमिटेशंस थे। तो राइट, सो अभी के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पाइगेट्स थ्योरी भी पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।